नमस्कार दोस्तों। आज से मैं सोच रहा हूँ कि उत्तराखंड जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। देखो, जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट वाला, पहले तो एक बार इसमें समझ लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। ठीक है, देखिए दो एग्ज़ाम है, एक है फॉरेंसिक वाला, ठीक है, एक फॉरेंसिक वाला है, दूसरा जो आप लोगों का पर्यावरण पर्यवेक्षक वाला है, ठीक है, पर्यावरण पर्यवेक्षक वाला। देखो, दोनों का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। इसमें है 11 पोस्ट और इसमें 54-55 के आसपास हैं। एग्जैक्टली कितनी हैं वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ 54-55 के आसपास में इसमें पोस्ट हैं। तो देखो, ये जो 11 पोस्ट है, इन दोनों का जो सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है। सिलेबस में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को समझना। इसमें है 25 मार्क्स की, ठीक है, जीएस 25 मार्क्स की तो क्या आने वाली है, जीएस आने वाली है। बाकी उसके अलावा अपना एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखो, अगर आप फिजिक्स लेते हैं तो क्या होगा, 25 मार्क्स की तो जीएस पूछी जाएगी, 25 मार्क्स का 75 मार्क्स का केवल क्या होगा, फिजिक्स का होगा। केमिस्ट्री लेते हैं तो केवल केमिस्ट्री का होगा, उसमें तीनों सब्जेक्ट नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और ये वाला जो है पर्यावरण पर्यवेक्षक वाला, जिसमें 54 पोस्ट हैं, देखो इसमें भी क्राइटेरिया सेम है। 25 मार्क्स का क्या होगा, 25 मार्क्स की जीएस होगी, 75 मार्क्स का साइंस का पोर्शन होगा, ठीक है। देखो, इसमें जो साइंस है, इसमें दो ग्रुप हैं। ग्रुप 1 में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। और जो ग्रुप 2 है उसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और ये होगा 11th-12th का, 11th प्लस 12th। और इसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि ये जो फॉरेंसिक में ठीक है लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इसमें देखो क्या है, 25 मार्क्स की जीएस, केवल अपना एक सब्जेक्ट। अब इसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो पूरा ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा। तो फिलहाल देखो, जो आप लोगों में से फिजिक्स से तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे को फिजिक्स के लिए सीरीज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये फॉरेंसिक वाले के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। बाकी इसमें क्या है, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th और 12th की आप लोगों ने पढ़नी है। तो देखा जाए तो हालांकि इसमें पोस्ट कम है, ठीक है, ये जो फॉरेंसिक वाला है इसमें पोस्ट कम है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये क्यों आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे को देखो, यहाँ पे को 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़नी है। यहाँ पे को अपना केवल एक सब्जेक्ट होगा। तो इसमें उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है जैसे जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रखा है, ठीक है, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, या फिर जो ठीक है दूसरे सब्जेक्ट इसमें मांगे गए हैं। तो मैं यहाँ पे को जो फिजिक्स चलाऊँगा इसके हिसाब से चलाऊँगा, फॉरेंसिक वाले के हिसाब से, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक बार इसका आप लोग सिलेबस ज़रूर देख लेना। फिलहाल जितना भी यहाँ पे को होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये जो फॉरेंसिक वाला है, फॉरेंसिक वाले में देखो दो चीज़ें हैं। एक तो जो 25 मार्क्स की जीएस है, अब जीएस कैसी पूछेंगे इसके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या चीज़ है उसको समझना एक बार। देखो, जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस में स्टार्टिंग में वेक्टर है, ठीक है, सिलेबस में क्या है, स्टार्टिंग में वेक्टर है। अब एक चीज़ का ध्यान देना, पेपर है ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, और उसने जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसमें क्या है, स्टार्टिंग में वेक्टर दे रखा है। अब वेक्टर जो होता था, एक तो हमारा 11th-12th में होता था, ठीक है, सॉरी एक तो 11th में होता था, फिर उसके बाद जब हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते थे तो वेक्टर का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म वहाँ पे को आता था। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना कि 11th वाला जो वेक्टर होता था वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, उसमें से एक आधे क्वेश्चन ये ज़रूर उठाएंगे, लेकिन हाँ जो इसका एडवांस फॉर्म बीएससी में हम लोग पढ़ते थे वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो हम लोग डेल ऑपरेटर पढ़ते थे, ठीक है।
डेल ऑपरेटर हो गया, लाप्लास ऑपरेटर हो गया, इन सारी चीज़ों से भी वहाँ पे को क्वेश्चन बनेंगे। तो ये मत सोचना कि वेक्टर है तो केवल 11th का वेक्टर पढ़ के चल दिए, क्योंकि देखो बीएससी के जो वेक्टर, बीएससी में जो वेक्टर होता था, ऑपरेटर्स वगैरह जो होते थे, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो फिर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। दूसरा, इसमें सिलेबस में एक चीज़ और देखना, सिलेबस में आप लोगों का एलएस कपलिंग दिया है, एलएस कपलिंग, ठीक है, जे कपलिंग, ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब देखो सिलेबस में तो छोटा सा लिख दिया है एलएस कपलिंग, जे कपलिंग। आप लोग जानते हो कि जब बीएससी फाइनल में ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती थी, एलएस कपलिंग, जे कपलिंग, तो उससे पहले अपने आप में हम लोगों ने बहुत फिजिक्स पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, कहीं पे को हम लोग एलएस कपलिंग, जे कपलिंग में पहुँचते थे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि एल क्या होता है, जे क्या होता है, एस क्या होता है, उसके बाद ही तो आप लोग एलएस कपलिंग, जे कपलिंग पढ़ेंगे। तो बहरहाल मैं आप लोगों का जो स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स है ये जो पोर्शन बनता है, ठीक, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पोर्शन बनता है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी जो वेक्टर्स वगैरह है, देखो वेक्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें मतलब टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो नॉर्मली हम लोग थ्योरम्स वगैरह प्रूफ करते थे, फार्मूले वगैरह होते थे, वहीं पर से क्वेश्चन बनेगा। जैसे होता था कि डेल ऑपरेटर के साथ या फिर लाप्लास ऑपरेटर के साथ कुछ फार्मूले वगैरह बनते थे, अगर डायरेक्ट फार्मूले भी याद कर लोगे तो भी वहाँ पे को काम चल जाएगा। तो फिलहाल जो हम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ पोर्शन हो सकता है वो ये वाला बनता है, एलएस कपलिंग, जे कपलिंग, जो एटॉमिक फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना कि मैं पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम के हिसाब से, जो आप लोगों का ये बनता है, ठीक है, फॉरेंसिक का जो एग्ज़ाम है मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊँगा। तो जहाँ पे को मेरे को लगेगा कि डेरिवेशन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे आप लोगों को क्या करूँगा, फार्मूले वगैरह बताऊँगा और किस तरीके से उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है वो चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग करते हैं किससे, ये एटॉमिक फिजिक्स से। देखना वैसे हर जगह काम आएगा ये, फॉरेंसिक के एग्ज़ाम में क्या, बाकी जो आप लोगों का अगर एलटी वगैरह का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो फिजिक्स से जो भी है तो उसमें काम आएगा। देखो अगर एटॉमिक फिजिक्स के लिए आप लोगों ने कोई बुक खरीदनी है, ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की जो बुक है, तो ये राजकुमार सर की एक बुक आती है, आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि देखो मैंने तो इसी से पढ़ रखा है और मेरे को ठीक लगी है बुक। तो हो सकेगा तो एक बुक, मतलब बुक्स तो आप लोगों के पास होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह किससे करोगे नहीं। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल से। ये बड़ा बेसिक सा है, ठीक है, एटॉमिक मॉडल। देखो एटॉमिक मॉडल का जो बेसिक है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं हल्का फुल्का आइडिया दूंगा क्योंकि ये पहली क्लास है, इसमें हल्का फुल्का जो भी होगा यहाँ से आइडिया देते जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे को बढ़ेंगे, ठीक। तो देखो एटॉमिक मॉडल में आप लोगों को पता है, अब मैं बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं जाऊँगा जो 11th-12th में होता था, ठीक है, कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था, उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट था, इतना सब कुछ हमने देखना नहीं है, हमने सीधे आगे को बढ़ना है, क्योंकि हमने कहाँ तक पहुँचना है, एलएस कपलिंग, जे कपलिंग, वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं पर से बनने वाला है, ठीक। तो देखो एटॉमिक मॉडल में आप लोगों को पता है एक सिंपल सा मॉडल होता है एटम का, कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो कहाँ पे को होगा, सेंटर पे होगा, यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ पे को होंगे, एक जगह पे को इकट्ठा होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा, कुछ इस तरीके से। ये सिंपल सा क्या होता था, एटॉमिक मॉडल होता था, जो हम लोग 11th-12th में पढ़ते थे, ठीक, कि जितना भी एक एटम क्या होगा, पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सब एक जगह पे कोई इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते जाते हैं। तो ये क्या था, एक सिंपल सा एटॉमिक मॉडल था। अब देखो होता क्या है ना, अगर मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करूं, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक। तो सबसे पहले ये समझना कि जो स्पेक्ट्रा, ये जो टर्म है, ठीक है, ये होता क्या है, क्योंकि हमारी जो कहानी है वो यहीं से आगे को स्टार्ट होगी। देखो है क्या ना, मान लो मैं कोई एक गैस ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक कंटेनर है,
इसमें मैंने कोई एक गैस ले ली, ये कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, कोई एक गैस ले ली। अब देखो होता क्या है, इस गैस से जब मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊंगा। मान लो मैंने इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से ये जो गैस है इसके जो एटम्स हैं, ठीक है, मान लो ये गैस के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो गैस के जो एटम्स हैं, मान लो ये एक एटम है, ठीक हो गया। जो भी गैस का एटम होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर पे होगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेंगे। अब होगा क्या ना, देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होगा कि इस एटम के एनर्जी लेवल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, इसके ऊपर और 2-3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से क्या होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये जो एटम्स हैं, गैस के जो एटम्स हैं, उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने का मतलब क्या हुआ, देखो बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी स्टेट से निकल के दूसरे एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो अपने एनर्जी स्टेट से वो कहाँ चले गए, दूसरे एनर्जी स्टेट पे चले गए, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो पूरा जो है आप लोगों का काम इस तरीके से चल रहा है। जैसे मान लो कोई गैस है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, तो एटम्स में होगा क्या, देखो कि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो अपने एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। उनको क्या होगा, बाहर से एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने से उन्होंने क्या किया, अपने एनर्जी लेवल को छोड़ा और एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। और आप लोग जानते हो, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने एनर्जी लेवल से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ऊपर शिफ्ट हो गया, तो होता क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता है तो क्या होता है, रेडिएशन इमिट करता है, ठीक। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, रेडिएशन होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, रेडिएशन होगा। जो आप लोगों का एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, बोर्स ने क्या बोला था, बोर्स ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे ही रिवॉल्व करेंगे। वो जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, NH/2π के बराबर होती है, ठीक। तो एक चीज़ याद रखना, हुआ क्या कि कोई गैस है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से जो एटम्स वगैरह हैं उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं उसको एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए, यानी कि एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में चले गए, ठीक है। जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, रेडिएशन इमिट करेंगे। तो अब ये जो रेडिएशन होता है, इस रेडिएशन की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, ठीक है, इस रेडिएशन की स्टडी की जाती है। और यही क्या होता है, हमारा स्पेक्ट्रा होता है। अब देखो अलग अलग एटम्स के लिए ये रेडिएशन क्या होता है, इस रेडिएशन की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ठीक हो गया। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं। तो बात समझ में आई होगी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या चीज़ होती है कि जब एटम्स क्या हो गए, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एक्साइट हो गए, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में गए, तो उससे क्या हुआ, रेडिएशन इमिट हुआ। तो ये जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रा हमको मिलता है, ये क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। अब ध्यान देना कि ये जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रा मिलेगा, ये अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होता है। तो जब ये अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कि जो रेडिएशन है उसकी स्टडी करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि दरअसल एटम कौन सा है। तो ये किस काम आता है कि जैसे अगर हमने कभी पता लगाना है, ठीक है, कि रेडिएशन है, जैसे मान लो यूनिवर्स से क्या होगा, जैसे मान लो कोई प्लेनेट है, ठीक है, तो वहाँ से कोई रेडिएशन आ रहा है,
तो हम उस रेडिएशन की स्टडी करेंगे और उस रेडिएशन की स्टडी से ये पता चलेगा कि वो जो प्लैनेट है आखिर उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होंगे या फिर किन किन चीज़ों से वो बना होगा। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि यहाँ से 10 लाइट ईयर दूर, ठीक है, कोई प्लैनेट है वो इन चीज़ों से बना है, वहाँ पे कोई ऐसी गैस मौजूद है, वहाँ पे कोई ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं। तो वो इसी से होता है कि जब रेडिएशन आएगा उस रेडिएशन की क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी और उससे पता लगाया जाएगा कि किस टाइप का वहाँ पे किस टाइप की वहाँ पे कोई चीज़ें हैं, उनकी बनावट कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसी में देखो ये जो स्पेक्ट्रा था, अब सबसे सिंपल जो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ से एग्जाम में किस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को समझना है और किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है उस चीज़ को समझना। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा यहाँ पे को हम लोगों ने पूरा पढ़ना नहीं है। यहाँ पे को जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, वो चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या है उस चीज़ को देखना। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, आप लोग इस फॉर्मूले को नोट भी कर लेना। ये होता है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1 वेवलेंथ लेमडा। देखो 12th में हम लोग इसका प्रूफ करते थे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ हम लोग 12th में करते थे। यहाँ पे को हम लोगों ने प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में देखो आप लोगों के MCQ आएंगे, वहाँ पे को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, जो मैं पर्टिकुलरली BSc के लिए वीडियो बनाऊंगा या फिर MSc के लिए वीडियोस बनाऊंगा, उसमें क्या होगा, इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ वगैरह हम लोग सब कुछ देखेंगे। अगर देखना होगा तो वहाँ से देख लेना, मैं धीरे धीरे करके सारे वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1 लैम्डा। देखो इसको इस तरीके से लिखना 1 लैम्डा, लैम्डा होगी वेवलेंथ, ठीक है, RH, ठीक है, ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। RH 1/a² माइनस 1/n², ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखना। तो यहाँ से हमको कुछ सीरीज मिलती हैं, ठीक, जो हम लोगों ने हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हाइड्रोजन का, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम लिया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं तो उससे जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, रेडिएशन के इमिट होने से जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है इसमें अलग अलग वेवलेंथ का पैटर्न हमको मिलता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे एक फार्मूला है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1 लैम्डा इक्वल्स टू, ये होता है RH 1/a² माइनस 1/n²। तो इसमें यहाँ पे को RH क्या होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इसमें जो n है वो क्या होगा, दरअसल एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान देना कि जो सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी। देखो यहाँ पे को क्या होगा, अगर a की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो याद रखना कि जो n की वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 2 से, 2, 3, 4 इस तरीके से अप टू 7, ठीक। तो यहाँ पे को क्या होगा, a की वैल्यू मैं 1 रखूँगा, n की वैल्यू मैं 2, 3 से स्टार्ट करूँगा। देखो 2 रखूँगा और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखूँगा तो मेरे को फ्रीक्वेंसी की कुछ सीरीज मिलेगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलेगी। n इक्वल्स टू 3 रखूँगा, देखो n इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 3 रखूँगा तो एक वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इस तरीके से मेरे को पूरा क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मेरे को इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ के क्या मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे, ठीक। तो जब a इक्वल्स टू 1 रखा जाएगा, n इक्वल्स टू 2, 3, 4 अप टू 7 रखा जाएगा, तो ये जो सीरीज बनती है ये बनती है लाइमन सीरीज, ठीक है। इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ये सीरीज बनेगी लाइमन सीरीज। इसी फॉर्मूले में a की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू स्टार्ट होगी 3 से, 3, 4, 5, 6 अप टू 7, ठीक। तो ये जो सीरीज मिलती है जहाँ पे कोई n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, ये सीरीज होती है बाल्मर सीरीज, ठीक है, ये सीरीज क्या होती है, बाल्मर सीरीज। अब वैसे ही देखो a की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ और n की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ 4, 5, 6 अप टू 7, तो ये जो सीरीज मिलती है ये सीरीज मिलती है पास्चन सीरीज,
ये सीरीज़ क्या मिलेगी, पास्टन सीरीज़। इसी में अगर मैं ए की वैल्यू, ठीक है, क्या रखूँ, 4 रखूँ, और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो ए की वैल्यू अगर 4 है तो एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 5 से, 5, 6, 7, ठीक है, अप टू 1। तो यहाँ पे को जो सीरीज मिलती है वो मिलती है ब्रैकेट सीरीज। ये जो सीरीज मिलेगी ये क्या मिलेगी, ब्रैकेट सीरीज। और वैसे ही ए की वैल्यू, ठीक है, अगर 5 हो तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 6 से, 6, 7, अप टू 1 चलते जाएगी। तो ये जो सीरीज मिलती है ये मिलती है फंड सीरीज, ठीक है, ये सीरीज क्या मिलती है, फंड सीरीज। अब इसमें एक चीज़ देखना, सॉरी यहाँ पे को लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, ये जो सीरीज मिलती है फंड सीरीज, PFUND, ठीक है, ये कौन सी सीरीज मिलती है, फंड सीरीज। तो फिलहाल देखो इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डीप में जाना नहीं है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, क्या बना, क्योंकि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। न्यूमेरिकल जो सेक्शन होता है वो वाला, ठीक है, पोर्शन एग्जाम में ज़्यादा बनेगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, RH 1/a² माइनस 1/n²। तो देखो ए की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट होती है तो ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, जस्ट उसके एक आगे से। ए की वैल्यू 2 है तो एन की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। तो इसको याद रखने के लिए ये जो सीरीज बनती हैं, ये जो ठीक है स्पेक्ट्रा बनता है, इनको पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, फंड सीरीज। तो इसको याद रखने के लिए सिंपली इसको ऐसे कर लेना, देखो ये आप लोगों के दिमाग में रह जाएगा, ए अगर 1 है तो एन तो 2 से होगा, ए 2 है तो एन 3 से स्टार्ट होगा, ए 3 है तो एन 4 से स्टार्ट होगा। तो इसको ऐसे याद कर लो, ये है जैसे लाइमन, बाल्मर, LBP, ठीक है, LBP, फिर उसके बाद अगेन ब्रैकेट सीरीज B, फिर उसके बाद फंड सीरीज P, ठीक है, LBPBP, LBPBP। तो यहाँ पे को क्या होगा, लाइमन सीरीज कब आती है, जब A इक्वस टू कितना होगा 1, बाल्मर सीरीज A इक्वस टू 2, बाल्मर ठीक है, पास्टन सीरीज A इक्वस टू 3, ब्रैकेट सीरीज A इक्वस टू 4, और फंड सीरीज A इक्वस टू 5। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो कि कब कौन सी सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। एक चीज़ ये है, तो ये था हम लोगों का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उनको हमने सॉल्व करना है। फिलहाल मैं इस वाले वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार हल्का सा जो बेसिक है उसको रिवाइज कर लो, ठीक, क्योंकि देखो एग्जाम के लिए इतना टाइम नहीं है कि जो जितना सिलेबस में दे रखा है वो पूरा एक हम सारे डेरिवेशन सॉल्व करें, वो पूरा थ्योरी इस तरीके से पढ़ते जाएं, उतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जितना मेरे को लगता है कि हाँ एग्जाम के लिए इतना पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप एक रिकॉल ही तो करना है वो सारी चीज़ों को, ठीक है। कौन सा हमने एग्जाम में वहाँ पे को डेरिवेशन सॉल्व करना है, चीज़ों को एक बार बस रिकॉल कर लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिकॉल कर लो। उसके बाद क्या करो कि सीधे जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखो एक आप लोगों का बोर्स मॉडल था 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, ठीक है, बोर्स मॉडल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक। और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो बोर्स मॉडल था, देखो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि बोर्स ने क्या बोला था, देखो थ्योरी तो सेम है कि न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर पे होगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब है क्या, अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज़ के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, एक चीज़ याद रखना, जैसे सन है उसके चारों तरफ क्या होती है, अर्थ रिवॉल्व करती है, ठीक है। अब देखो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है। अर्थ क्या, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है तो रिवॉल्यूशन करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक, तो इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। अब देखो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो आएगा कहाँ से, ठीक, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स आप लोग बता सकते हैं कौन सा है। इलेक्ट्रॉन पे केवल एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब है क्या कि देखो जब ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है तो होना क्या चाहिए था, देखो कायदे अनुसार क्या होना चाहिए था कि न्यूक्लियस तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते एक वक्त बाद कहाँ आ जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो होगा क्या, अब देखो कोई चीज़ है ना, जैसे मान लो आप हो, आप गोल गोल करके किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। एक चीज़ बताइए, आप लोग थकेंगे या नहीं थकेंगे, आप लोग थक जाएंगे, ठीक है। थकने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो निकल चुकी है, एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो ऐसा ही केस यहाँ पे को भी है। मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक। तो भाई देखो अगर वो चारों तरफ घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक वक्त तो ऐसा आएगा जब वो थक जाएगा, और थकने के बाद क्या होगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसने दिया था, बोर्स ने दिया था। तो देखो बोर्स ने क्या बोला था, बोर्स ने ये बोला था कि भैया देखो ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है। तो उसने इसका सिंपल सा जवाब दिया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एक चीज ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे रिवॉल्यूशन करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, मींस कि उसमें से एनर्जी नहीं निकलेगी, ठीक हो गया। एनर्जी रेडिएट केवल कब करेगा, जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे क्या होगा, जंप करेगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या करेगा, एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तब क्या होगा, रेडिएशन इमिट करेगा। बात समझ में आई। पहली बात क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पर रिवॉल्यूशन करेगा तो वो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। वो रेडिएशन कब इमिट करेगा, जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पर जाएगा, ठीक हो गया। दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने बोल तो दिया कि वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। देखो हर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि जहां मर्जी आए वहां पे को घूम रहे हैं, ठीक है। उसके भी अपने कुछ दायरे होंगे कि कहाँ पे को घूम सकते हैं। तो बोर्स ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व नहीं करेगा, वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। और वो जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स हैं वो कौन से होंगे, ठीक, वो एनर्जी लेवल्स होंगे जहाँ पे को इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH/2 पाई के इक्वल होगा। देखो NH/2 पाई के इक्वल होने का मतलब क्या है, H/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, ठीक है। n की वैल्यू इसमें 1 2 3 इस तरीके से रखते जाएंगे। देखो n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से हम लोग रखते जाएंगे। तो यह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बात समझ में आ रही होगी कि बोर्स ने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर रिवॉल्यूशन करेगा वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी को केवल तब रेडिएट करेगा जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पे रिवॉल्यूशन करेगा,
ठीक है। वो हर एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व नहीं करेगा, वो कुछ खास एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करेगा। और वो खास एनर्जी लेवल्स कौन से हैं, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, ये h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। या फिर सिंपल सा बोलो कि इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, nh/2π के इक्वल होगी। ये सिंपल सा एग्जाम में देखो, हमने फिजिक्स में कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने क्या करना है कि एग्जाम क्लियर करना है, तो उसको सिंपल, जितना सिंपल तरीके से हो सकता है याद करो कि इलेक्ट्रॉन केवल उन एनर्जी लेवल्स पे रिवॉल्व करेगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, nh/2π के इक्वल होगी, ठीक है। तो बहरहाल इसी में अगर थोड़ा आगे को बढ़ते हैं तो देखो डायरेक्ट आओ, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिन एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, nh/2π के इक्वल होती है। तो एनर्जी लेवल के लिए अब हम लोगों ने क्या करना है, देखो होता क्या है कायदे अनुसार, जो हम लोग बीएससी में हम लोग क्या करते थे कि ये जो एनर्जी लेवल होते थे, ठीक है, जिन एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हम उन एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला डिराइव करते थे। तो यहाँ पे को हमको फॉर्मूला डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे को हम लोगों ने क्या करना है कि वो जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका फॉर्मूला हमने याद करना है, उसको हमने अलग अलग क्वेश्चंस पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उन एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है और रेडियस का जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, ठीक है, nth एनर्जी लेवल के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। nth एनर्जी लेवल के लिए जो फॉर्मूला बनेगा En = ये बनता है -m, ठीक है, z² e⁴/8 ε0² h² इंटू 1/n², ये फॉर्मूला बनता है, ठीक। अब इसमें देखो h होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये आप लोगों को पता है। n क्या होगा, 1 2 3 करके एनर्जी लेवल्स की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। z एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। बाकी इसमें बाकी ε0 कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट हो गया, 8 कांस्टेंट हो गया। तो ये सारी वैल्यूज इसमें रखने के बाद, ठीक, अगर मैं फॉर n = 1, ठीक है, n = 1 के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो देखो जो एनर्जी स्टेट बनेगी E1 ये बनता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सारी वैल्यूज रखूंगा, m की वैल्यू रखूंगा, E की वैल्यू रखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, ε0 की वैल्यू रखूंगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखूंगा, फिर पूरा सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे को E1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट ये कितना बनता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बनता है, ठीक है। तो इसमें ना एक चीज याद रखना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या है, वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। एक तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो, ठीक है, फॉर n = 1 के लिए जो एनर्जी स्टेट होती है वो कितनी होती है, ठीक है। ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, क्योंकि ये जो चीज़ है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब E2 E3 बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब होगा क्या, देखो एक ये चीज़ हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। फिर इसमें कुछ कम वैल्यूज़ वगैरह आती हैं। देखो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस में बहुत छोटी सी चीज़ दे रखी है, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब देखो सिलेबस में आप लोगों का क्या दे रखा है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर तो पूरा का पूरा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज़ हो, आप कितना पढ़ोगे। तो कुछ फिक्स चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी पड़ेंगी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो देखो इसमें एग्ज़ाम में अगर न्यूमेरिकल पोर्शन बनेगा, किस तरीके से बनेगा, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना,
स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। इससे रिलेटेड किस तरीके से इसको क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं वो चीज़ें देखते हैं। देखो ये वाला फार्मूला और इससे पहले जो मैंने फार्मूला बताया था, दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो जैसे ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक। कैलकुलेट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन देखो जो चीज़ें आप लोगों को दे रखी है वो क्या दे रखे है, एच की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 1.6, ये तो वैसे भी याद होती है सबको, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हाँ एग्जाम पेपर में जितनी दी होगी उसी के हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन करना होगा, ठीक। एम की वैल्यू यहाँ पे को दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप लोगों को दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। देखो ये सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, हाइड्रोजन एटम के लिए एक चीज़ आप लोग जानते हो, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वस टू कितना होगा, Z इक्वस टू 1 होगा। फॉर्मूला हम लोग का ये है, ठीक है, -mz² e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n²। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वस टू कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे को n की वैल्यू में कितनी लूँगा, जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है 1 लूँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन एटम में क्या हो गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले ही एनर्जी स्टेट पे होगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे को है ही नहीं ना। तो n इक्वस टू यहाँ पे को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और Z इक्वस टू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूले अप्लाई कर लो, n के बदले 1 रखो, Z के बदले 1 रखो, तो ये En इक्वस टू कितना बन जाएगा, E1 इक्वस टू कितना बन जाएगा, n के बदले 1 रख लिया तो ये बनेगा -m, ठीक है। Z तो 1 हो गया, ये बचेगा e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और n के बदले भी 1 आ जाएगा। तो ये बन गया फार्मूला। तो बस अब सारी वैल्यूज दे रखी हैं। देखो m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। e की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसकी पावर 4 हो जाएगा, अपॉन 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻12, h की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है इंटू 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन के लिए E1 इक्वस टू कितना निकलता था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता था ना। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा, ठीक। तो देखो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, जो MCQ होगा MCQ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है। तो उसकी वैल्यू अगर आप लोग डायरेक्ट याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा ही होगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, ऑप्शन ए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ठीक है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तरीके से 4 ऑप्शन आप लोगों को
कहीं पे कोई जीरो इस तरीके से कुछ भी दिया होगा। तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो देखो बाकी जो टॉपिक है, टॉपिक का जो डेरिवेशन है, जैसे ये कैसे आया, उसके लिए मैं पूरी बीएससी के फिजिक्स की एक सीरीज़ बनाऊंगा जहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद उस चीज़ को समझेंगे। फिलहाल अगर फॉरेंसिक का जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग याद कर रहे हो तो देखो पूरे डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर लो। हाँ, बुक से क्या करना, जो डेरिवेशन है एक नज़र हल्का हल्का उनको पढ़ लेना। ठीक है, किस तरीके से फार्मूला डिराइव हो रहा है, और फार्मूले को अच्छे से याद करो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करो, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, उनको बनाने की कोशिश करो। तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।